ओके, आज मैं आपको एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ, प्रिज्म। आप प्रिज्म काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इस पर आपने कई कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस देखे हैं, आईटी में भी देखे हैं, नीट में भी देखे हैं। प्रिज्म एक्चुअली क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो कई सरफेस से घिरा हुआ होता है। इसमें वो सरफेस यानी वह सरफेस जिस पर लाइट इंसिडेंट होती हैं और वह सरफेस जैसे लाइटें बाहर निकलती हैं, ये दोनों प्लेन हैं लेकिन नॉन पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ओके, and a prism is a transparent material bounded by a number of surfaces, the surface on which light rays are incident and the surface from which light rays emerge out are plane and non-parallel. Are plane and non-parallel. Generally इक्विलैटरल प्रिज्म हम लोग यूज करते हैं, राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म हम लोग यूज करते हैं। जनरली ये यूज होते हैं। इसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसमें एक एंगल राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है, और दोनों अन्य दो एंगल बराबर हैं, मतलब 45 डिग्री के हो जाएंगे। द एंगल बिटवीन द सरफेसेस ऑन विच light ray is incident and from which light ray emerges out. इसको कहा करते हैं कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, और इसी को कहा करते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल कहा करते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल कहा करते हैं। और जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल है, इसको हम एंगल ऑफ डाइवर्जन कहेंगे। फिर एक बार देख लीजिए, यानी दोनों सरफेसेस जिस पर लाइटें इंसिडेंट होती हैं और जिससे लाइटें बाहर निकलती हैं, इन दोनों के बीच के एंगल को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म कह रहे हैं और रिफ्रैक्टिंग एंगल कह रहे हैं। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ डाइवर्जन कह रहे हैं, एंगल ऑफ डाइवर्जन कह रहे हैं। तो अब अगर हम बातचीत करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म की, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म की, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे सपोज कीजिए कि एक प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, इसका नाम मैंने लिया है ए बी सी। एक्चुअली ये बेस है, ये क्या है? बेस है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है या एंगल ऑफ प्रिज्म है। इस सरफेस पर लाइट इंसिडेंट होती है, इसको हम लोग इंसिडेंट रे कह रहे हैं, ये इंसिडेंट रे है। ओके, और अगर हम इस पर एक नॉर्मल खींच देते हैं तो ये लाइट रे रेयर से चूंकि डेंसर में जा रही है, इसे नॉर्मल की ओर आ जाएगी। ये नॉर्मल एक्चुअली, चाहो तो हम N1 कर देते हैं, नॉर्मल की ओर आ जाएगी। इसके बाद ये इस सरफेस पर आएगी। अब ये लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है, यहाँ पर भी हम एक नॉर्मल खींच देते हैं, सब कुछ इसको हम N2 कह दें, तो ये लाइट रे नॉर्मल से दूर हो जाएगी। इस रे को कहा करते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे कहा करते हैं, इमर्जेंट रे कहा करते हैं। और ये जो रे है, ये जो रे आप देख रहे हो, ये रे, ये वाली जो रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो ध्यान रखिएगा कि एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल है, इसके बीच के एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कह रहे हैं, और इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंट करें। इसको इसी मैंने लिखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट हो गया। ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, तो इस एंगल को हम R1 कह सकते हैं, जिसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कह सकते हैं, और इस एंगल को हम लोग R2 कह सकते हैं। ओके, और इस रे को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं ऐसे, और इसको अगर हम पीछे बढ़ा देते हैं ऐसे, तो ये जो एंगल आप देख रहे हो, ये वाला एंगल, इस एंगल को हम एंगल ऑफ
डाइल्यूशन कह सकते हैं, इसको एंगल ऑफ डाइल्यूशन कह सकते हैं, इसको एंगल ऑफ डाइल्यूशन कह सकते हैं। ये N2 है। चाहे तो हम इसका नाम A ले दें, ये N ले दें, इसका नाम अगर हम Q ले देते हैं, इसको अगर हम चाहे तो M कह सकते हैं, इसको इसको इस पॉइंट को जहां पर लाइट इंसिडेंट इसको हम M कह सकते हैं, और इसको हम चाहे तो आप P कह सकते हैं, P कह सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बातें इस चीज से होनी है, तो फिर एक बार कहेंगे, ये इंसिडेंट रे है, ये इमरजेंट रे है, और ये जो रे है यानी MP, जो MP रे है वो रिफ्रैक्ट रे है, और ये प्रिज्म का विषय है। और इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ डाइल्यूशन कह रहे हैं, जिसको आपने किससे लिखा है, डेल्टा से लिखा है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बातचीत करते हैं डेल्टा की, तो ध्यान दीजिएगा कि सिंस एंगल डेल्टा इज exterior angle of a triangle QMRP, और आप कई बार देख चुके हो, प्राइमरी स्कूल्स में अभी पढ़ चुके हो कि किसी भी त्रिभुज का जो वहस कोण होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, वो सामने के दोनों कोणों के बराबर होता है, सम के। इसलिए डेल्टा बराबर हो जाएगा, डेल्टा बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने अल्फा माना है, इसे मैंने अल्फा माना है और इसे बीटा माना है, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब अगर हम इसकी आई की बात करते हैं और इसकी बात करते हैं, तो ये दोनों बराबर हैं, यानी कहने का मतलब है कि अल्फा प्लस R1 आई के बराबर है, तो अल्फा बराबर हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा किसके, आई माइनस R1 के, एंड अब बीटा, इस एंगल को आपने बीटा कहा है, इस एंगल को आपने बीटा कहा है, ये वाला एंगल बीटा है, इस एंगल को आपने अल्फा कहा है, ये एंगल बीटा है, तो बीटा यानी ई बराबर हो जाएगा बीटा प्लस R2, ई बराबर हो जाएगा बीटा प्लस R2, तो यहां से कह सकते हो, इसलिए बीटा बराबर हो जाएगा ई माइनस R2, मतलब ई बराबर होता है बीटा प्लस R2, ई बराबर होता है बीटा प्लस R2, तो बीटा बराबर हो जाएगा ई माइनस R2। अगर इन दोनों को हम इसमें रख लेते हैं, इसलिए डेल्टा बराबर हो जाएगा आई माइनस R1 और प्लस ई माइनस R2, और इसको हम लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू आई मान प्लस ई और माइनस R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को मैंने फर्स्ट किया है, फिर एक बार देख सकते हो, कुछ है नहीं, आप आराम से समझ सकते हो कि एंगल आई है। पहले तो इसको देखिए, ये जो QMP है, इसका ये डेल्टा बहस कोण है, यानी एक्सटीरियर एंगल है, तो ये अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ये एंगल देखिएगा, ये वाला, इस एंगल को देखिएगा, ये वाला, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये तो ये हो जाएगा अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है, तो डेल्टा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर अल्फा प्लस R1, ये देखिएगा, ये पूरा ई है और ई बराबर है अल्फा प्लस R1, तो अल्फा बराबर हो जाएगा आई माइनस R1। उसी तरह से ये पूरा बीटा, ये ई है और ई बराबर हो जाएगा बीटा प्लस R2, तो बीटा बराबर हो जाएगा ई माइनस R2, ई माइनस R2। ये दोनों वैल्यूज को अगर हम इसमें रख देते हैं, तो अल्फा की जगह हो जाएगा आई माइनस R1 और बीटा की जगह हो जाएगा ई माइनस R2। तो आई को मैंने ई के साथ कर दिया है, जो यहाँ लिख दिया है, और R1 को R2 के साथ किया है, जो यहाँ लिख दिया है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, हम इसको हटा दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस एंगल को थीटा ले लेते हैं, इस एंगल को थीटा लेते हैं, इस एंगल को थीटा लेते हैं, तो फ्रॉम ट्रायंगल N, फ्रॉम ट्रायंगल N MP, किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हुआ करता है, तो यहां से कह सकते हो R1 प्लस R2 प्लस थीटा,
थीटा प्लस R1 प्लस R2 ये बराबर हो जाए किसके 180 डिग्री की, जिसको इक्वेशन नंबर मैंने सेकंड कर दिया है। ओके, अब अगर हम लेते हैं फ्रॉम अ क्वाड्रिलेटरल, ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रिलेटरल ए एम एन और पी, ये मैंने चतुर्भुज ले लिया है। और आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ चुके हो कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री हुआ करता है, इसलिए यहां से हो जाएगा ए प्लस ये एंगल 90 है जो कि नॉर्मल है, तो पूरा एंगल 90 हो जाएगा, प्लस ये थीटा है और ये पूरा 90 डिग्री है, और ये बराबर हो जाएगा किसके 360 डिग्री के, 90 प्लस 90 180, और इससे लिख सकते हो a प्लस थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड कर दिया है। अब अगर हम सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं तो फ्रॉम इक्वेशंस थर्ड एंड सेकंड, तो देख रहे हो कि लेफ्ट राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड को बराबर होना चाहिए, तो यहां से कह सकते हो R1 प्लस R2 प्लस थीटा, जो कि बराबर हो जाएगा a प्लस थीटा के। यहां से थीटा आप काट सकते हो, और यहां से कह सकते हो R1 प्लस R2 बराबर हो जाएगा a की, जिसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड पर आ चुके हो, फोर्थ कह सकते हैं। और इस मान को अगर हम यहाँ पर रख लेते हैं और इस पूरे फिगर को हम हटा देते हैं, इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी मैंने हटा दिया है। अब यहां पर कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां से हो जाए डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर आप फिफ्थ कह रहे हैं, क्योंकि आपने इसको फोर्थ कह दिया है, इसको आपने फोर्थ कह दिया है, तो ध्यान दीजिए ये डेल्टा है, ये डेल्टा है, और ये R1 प्लस R2, जिसको आपने इक्वेशन नंबर R1 प्लस R2 इक्वल टू आपने कहा है किसके ए के, जिसको इक्वेशन नंबर आपने 4 लिखा है। ओके, हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब अगर हम आपसे कहते हैं कंडीशन फॉर, अब आपसे कहते हैं कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, चूंकि डेविएशन है तो देखा जाता है कि एज एंगल ऑफ इंसिडेंस as angle of incidence increases, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तब है कि एंगल ऑफ डेविएशन decreases, becomes minimum, क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, एंड देन इंक्रीजेस, इसके बाद क्या होता है, बढ़ता है। तो जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन घटता है, और इसके बाद एक मिनिमम वैल्यू को प्राप्त कर लेता है, और इसके बाद फिर बढ़ता है। तो इसी पोजीशन को the position in which angle of deviation is a minimum is called
is called is called is called the position in which angle of deviation is minimum is called position of a minimum deviation a deviation minimum deviation of the prism क्या कहते हैं मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म कहती है पोजीशन हो गई जो कि पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म है प्रिज्म की पोजीशन मिनिमम डेविएशन की पोजीशन हो गई। तो फिर एक बार कहेंगे कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस का पढ़ाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ जो डेविएशन है वो डिक्रीज करता है और इसके बाद एक मिनिमम वैल्यू को प्राप्त करता है और इसके बाद इंक्रीज कर जाता है। तो जिस समय प्रिज्म के से जो डेविएशन है रे का वो मिनिमम है उसी पोजीशन को कहा करते हैं कि पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, प्रिज्म मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में है। अब इसके लिए क्या शर्त होनी चाहिए तो हम इसको हटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम अगर डेल्टा की बात करते हैं तो डेल्टा बराबर है कितना आई प्लस ई माइनस ई। हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट आई का होल स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ई का होल स्क्वायर माइनस ई, कोई प्रॉब्लम नहीं इसको समझने में। यहां पर ध्यान दीजिएगा हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट आई माइनस अंडर रूट ई का होल स्क्वायर। ये प्लस इसको लिख सकते हैं, प्लस इसमें लिख सकते हैं प्लस 2 आई ई और माइनस लिख सकते हैं 2 अंडर रूट आई अंडर रूट ई। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये से कट जाएगा, ये कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा आई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए ये इसके साथ चला जाएगा, इसका मतलब इसको हम हटा सकते हैं। यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और यहाँ पर माइनस ए हो जाता है, ये छोड़। तो जो माइनस 2 अंडर रूट आई अंडर रूट ई मिलेगा वो इसको काट देगा और आपके पास यही बच जाएगा, हमारे पास ये है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके साथ हम कुछ कर नहीं सकते हैं तो यहां पर कह सकते हो कि फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन the value of अंडर रूट आई माइनस अंडर रूट ए का होल स्क्वायर शुड बी मिनिमम। इसका मान मिनिमम होना चाहिए और इसका मान मिनिमम कितना हो सकता है, इसलिए अंडर रूट आई माइनस अंडर रूट ई का होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाना चाहिए। और इसको लिख सकते हो अंडर रूट आई माइनस अंडर रूट ई बराबर 0 हो जाएगा। और इसको लिख सकते हो, इसको हम हटाते हैं, इसको हम यहाँ पर रखते हैं और इससे लिख सकते हो अंडर रूट आई इक्वल टू अंडर रूट ई लिख सकते हो और यहाँ से लिख सकते हो आई इक्वल टू ई और लिख सकते हो आई इक्वल टू ई। इसका मतलब है कि दैट इज in the position of minimum deviation, the refracted ray must be refracted, जिसको आप कह चुके हो एमपी कह चुके हो, refracted ray
must be parallel to base, parallel to base। जानते ये क्वेश्चन भी बेस का मतलब बीसी, बीसी के पैरेलल होने चाहिए। ये क्वेश्चन आईआईटी जिसको जो जेईई भी है ये 2004 में कर दिया था, उसने 2004 में कर दिया था, 2004 में कर दिया था। और अगर बेस के पैरेलल है तो इस केस में R1 बराबर किसकी, R2 बराबर किसकी, R हो जाएगा। इसलिए यहां से कह सकते हो यानी A बराबर हो जाएगा, यानी R1 प्लस R2 बराबर किसके, R1 प्लस R बराबर हो जाएगा A के। और यहां से कह सकते हो R2 R बराबर A, और यहां से कह सकते हो R बराबर किसके, A बाई 2A हो जाएगा। और डेल्टा जो आपने लिखा था, डेल्टा बराबर हो जाए I प्लस I माइनस A, और ये मिनिमम है, डेल्टा मिनिमम हो गया क्योंकि आपने ई को आई के बराबर लिख दिया है। और यहां से कह सकते हो R2I बराबर हो जाए A प्लस डेल्टा M कह सकते हो, डेल्टा M फॉर मिनिमम डेविएशन है। और यहां से कह सकते हो I बराबर A प्लस डेल्टा मिन वाई R2 हो जाएगा। ओके, और हम जानते हैं कि सिंस स्नेल्स लॉ से सिंस म्यू बराबर हुआ करता है साइन आई बाई साइन आर होता है बाई स्नेल्स लॉ, बाई स्नेल्स लॉ होता है जो कि आप कई बार पढ़ चुके हो। इसलिए म्यू बराबर हो जाएगा साइन ए आई की जगह हो जाएगा ए प्लस डेल्टा मिन बाई 2, और बाई हो जाएगा साइन ए बाई 2 हो जाएगा, ए बाई 2 हो जाएगा, याद कर लो। यानी मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में जो आर है वो एंगल ऑफ प्रिज्म का हाफ हो जाएगा, और डेल्टा बराबर हो जाएगा किसके, आई प्लस आई मीन्स 2i और माइनस के हो जाएगा। ओके, अगर थिन प्रिज्म की बात है तो छोटे एंगल के लिए समझ जाएगा, साइन आई की जगह आई और साइन आर की जगह आर लिख सकते हो। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा फॉर थिन प्रिज्म हो जाएगा। ओके, देख लीजिए, तो आप याद कर सकते हो यानी साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2, और इस कंडीशन में जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेस के पैरेलल है, और इस केस में आई और ई एक दूसरे के बराबर है, और R1 R2 भी एक दूसरे के बराबर है, और इस केस में जो A है वो 2R के बराबर है, और जो डेल्टा M है, डेल्टा जिसको मिनिमम कह चुके हो, वो 2i माइनस A के बराबर है। चूंकि आपने डेल्टा बराबर लिखा I प्लस A, और I और E बराबर है, इसलिए हम इसकी जगह I लिख सकते हैं, माइनस A लिख सकते हैं। ये डेल्टा मिना है यानी मिनिमम डेविएशन है। ओके, ओके, तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर में इसकी पहले कहा था कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन घटता है और एक मिनिमम वैल्यू को प्राप्त करता है और उसके बाद फिर बढ़ता है। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है, ये आईआईटी 2013 में किया था कि इसका प्लॉट कैसा होगा। तो प्लॉट देख रहे हो कि जैसे जैसे आप डेविएशन यानी आई को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन घट रहा है, और इसके बाद यहाँ पर आकर मिनिमम हो जाता है जिसमें जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेस के पैरेलल हो जाती है और इसके बाद फिर बढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है इस प्लॉट को जो कि आईआईटी कर चुका है 2013 में किया है, हो सकता है कि 2026 में नीट कर दे। आईआईटी भी 2 क्वेश्चन कर चुका है, एक तो ये क्वेश्चन है और एक था कि तो मैंने आपको बता दिया था कि जो जिसमें डेविएशन की पोजीशन मिनिमम है यानी मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में है उसमें जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेस के पैरेलल है। ओके,
ओके, यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो कि IIT जेई का है, 2019 का है। इन्होंने कहा कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट at a certain angle on an equilateral triangular prism and suffers minimum radiation. If refractive index of the metal of the prism is √3, then the angle of incidence is. तो angle of incidence क्या होगा? Angle of incidence क्या होगा? अब ध्यान दीजिएगा कि ये इक्विलेटरल है, यानी तीनों एंगल 60 डिग्री के हो जाएंगे। और ये आपने देखा है कि आई एंगल पर लाइट इंसिडेंट हुई है, और जिस समय मिनिमम डेविएशन की पोजीशन होती है उसमें रिफ्रैक्टिव वेव बेस के पैरेलल होती है, और इस केस में आई और ई दोनों बराबर होते हैं, और R1 R2 बराबर होती है किसके? R के, और बराबर होते हैं A/2 के, और A का मान 60 डिग्री है तो R बराबर हो जाएगा 60 का आधा हो जाएगा तो 30 डिग्री हो जाएगा। और हम जानते हैं स्नेल्स लॉ के से, क्योंकि म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर होता है बाई स्नेल्स लॉ, इसलिए म्यू का मान इन्होंने दिया है √3 दिया है, जो कि बराबर साइन आई बाई साइन आर हो जाए, और आर का मान 30 डिग्री आप निकाल ही चुके हो। तो साइन आई की जगह लिख सकते हो √3 इंटू साइन 30, और साइन 30 का मान 1/2 होता है, जो इसके साथ आकर √3/2 हो जाएगा, जो कि साइन 60 डिग्री होता है। √3/2 का मान 2 √3/2 साइन 60 डिग्री का मान है, तो साइन से साइन हटकर आई बराबर किसके? 60 डिग्री के हो जाएगा, यानी आई बराबर कितना? 60 डिग्री हो जाए। काफी इजी क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, आप देख लीजिए। उन्होंने जब मिनिमम रेडिएशन की पोजीशन में कहा है तो ध्यान रखिएगा रिफ्रैक्टिव वेव जो है वो बेस के पैरेलल है, जो IIT ने 2004 में भी किया था, ठीक है ना। और चूंकि इक्विलेटरल है तो तीनों 60 डिग्री के एंगल हैं, और जिस समय मिनिमम डेविएशन की पोजीशन होती है उस समय जो R है वो A/2 होता है, और E और I एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये एंगल बराबर होते हैं, और इससे हम A का मान जानते ही हैं, तो R का मान हम निकाल सकते हैं। साइन 60 R बराबर A/2 बराबर 60/2 बराबर 30 डिग्री हो जाएगा, चूंकि यहाँ 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अन्य सब आप जानते हैं, कितना इजी क्वेश्चन होता है, लिख रहे हो B बराबर साइन आई बाई साइन आर, जो कि स्नेल्स लॉ से आई म्यू का मान दिया हुआ है, तो साइन आई बाई साइन 30, और साइन आई बराबर हो जाए √3 साइन 30, साइन 30 का मान √3 बाई साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो √3 के साथ मिल जाएगा, तो √3/2 बराबर साइन 60 डिग्री, और साइन से साइन हटकर आई बराबर किसके? 60 डिग्री के हो जाएगा। तो अगर इस तरह की बात करते हो तो यहाँ पर एक नीट का भी क्वेश्चन, अगर नीट के क्वेश्चन को देखा जाए, ये क्वेश्चन आपको मिला है 21 में, ध्यान दीजिएगा। नीट यूजी 2021 का क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि फाइंड the value of angle of emergence. Find the value of emergence. Angle of emergence from a prism. From a prism. Refractive index of the prism is √3, और आंसर है वही 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, और 90 डिग्री। इसमें फिगर आपको दिया गया था, फिगर ये है, ऐसे फिगर आपको दिया गया था, ये इन्होंने 60 डिग्री दिया था, और लाइट रेज को उन्होंने ऐसे दिया था, ऐसे ये एंगल उन्होंने 90 कहा था। ओके, तो कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इस लाइट रेज को आगे बढ़ा दें, ऐसे बढ़ा दें, तो सीधे निकल आएगी ऐसे,
और यहाँ पर अगर हम नॉर्मल खींचते हैं सरफेस पर, ऐसे नॉर्मल खींचते हैं ऐसे, तो ये जो है ये रिफ्रैक्ट रे है, तो ये जो एंगल आप देख रहे हो ये वाला, ये एंगल हो जाए एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है और ये अकेला 90 है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, निश्चित रूप से 30 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये 30 है तो ये एंगल कितना 60 डिग्री हो चुका, अकेला ये 90 है। और अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब आप जानते हो बाई स्नेल्स लॉ, बाई स्नेल्स लॉ, और म्यू बराबर हुआ करता है साइन आई बाई साइन आर के। इसलिए साइन आई बराबर हो जाएगा म्यू इंटू साइन आर, और साइन आई बराबर हो जाए म्यू √3 है, और आर का मान आप देख चुके हो साइन 30 डिग्री, और साइन 30 का मान हुआ करता है 1/2, तो ये हो जाएगा √3/r2 जो कि बराबर हो जाएगा साइन 60। तो साइन से साइन हट जाएगा तो आई बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, यानी आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है। ध्यान ये रखना है कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये सीधे निकल आएगी, सीधे निकल आएगी। तो ये 90 और ये चूंकि 60 तो ये 30 हो जाएगा, और अगर ये 30 तो ये 60 हो जाए, चूंकि अकेला 90 है तो रोज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 60 है तो निश्चित रूप से 30 हो जाए, चूंकि नॉर्मल है, ये जो देख रहे हो आप नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो इसका मतलब है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 30 डिग्री है। मुझे ई चाहिए, क्योंकि इन्होंने एंगल ऑफ इमरजेंस का है, तो हम लिख सकते हैं म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर, और आई की जगह इन्होंने ई यूज किया है, ई यूज किया है, तो हम इसको ई ले रहे हैं, हम इसको ई ले रहे हैं बराबर, यानी ई बराबर किसके 60 डिग्री हो जाएगा। चूंकि अगर हम इसको ऐसे भी कर दे तो आई लिख सकते हैं, ऐसे अगर रिवर्स डिविजन प्रिंसिपल से ऐसे कर देते हैं तो एंगल ये लाइटें इस सरफेस से नॉर्मली निकल जाएगी जो उन्होंने कहा है। तो काफी इजी क्वेश्चन होते हैं, हम देख रहे हैं 2021 का ये भी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन होते हैं, अच्छे होते हैं, आराम से उनको निगाह में रख सकते हो। ओके, ओके, यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो नीट 2020 का है। ये एक्चुअली पहले पूछा जा चुका है ऑलरेडी आपसे, 2012 का है, जो AIPT का क्वेश्चन है। इन्होंने एक क्वेश्चन किया है कि ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन वन सरफेस ऑफ ए थिन प्रिंट। प्रिंट कैसा है, थिन है, ऑफ स्मॉल एंगल ए, तो निश्चित है कि अगर प्रिंट थिन है तो एंगल स्मॉल होगा ही, एंड इमर्जेस नॉर्मली from opposite surface. If the refractive index of the metal of the prism is mu, then the angle of incidence I is equal to किसके बराबर होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 4 आंसर हैं। तो यहाँ देखो कि अगर हम इसको नॉर्मल मानते हैं तो ये लाइट जो जा रही है वो निश्चित रूप से रेयर से डेंसर में जा रही है, तो नॉर्मल की ओर आ जाएगी, और नॉर्मल की ओर आने के बाद ये डायरेक्ट निकल जाएगी, यानी इस सरफेस के ये नॉर्मली निकल जाती है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो और एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो उन्होंने कहा ये इंसिडेंट रे है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एंगल चूंकि 90 है तो a प्लस एक्स 90 हो जाएगा, और उसी तरह से r प्लस एक्स भी 90 हो जाएगा। तो दो लेफ्ट राइट हैंड साइड बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए, तो x x को काट दोगे तो r बराबर किसके a हो जाएगा। और हम जानते हैं कि म्यू इक्वल टू करता है साइन आई बाई साइन आर, और थिन के लिए फिर आई बाई आर हो जाए, जो कि मैंने बताया है आपको। यानी एंगल अगर छोटे हैं तो साइन आई की जगह आई, साइन आर की जगह आर लिख सकते हो फॉर थिन फ्रिंज। तो यहां से कह सकते हो और आई इक्वल टू हो जाएगा म्यू इनटू आर के, और आर को आप लिख चुके हो ए, प्रूफ कर चुके हो ए, तो यहाँ पर आई बराबर हो जाएगा म्यू इनटू ए। इसका मतलब निश्चित रूप से आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। ये यहाँ पर जो नॉर्मली शब्द है ये कई बार ये लोग कर चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा कि अगर ये शब्द नॉर्मल है तो ये एंगल 90 होने के कारण 90 हो जाएगा, और इस एंगल का सम 90 हो जाएगा।
और इस एंगल का सम भी 90 हो जाएगा। इसका मतलब है आर किसके बराबर आप देख रहे हो, ए के हो जाएगा। ठीक है, आर बराबर किसके, ए के हो जाए। जो एंगल ऑफ रेफरेंस चूंकि ये 90 है, चूंकि कॉमन है ये दोनों में, इसमें और इसमें ये कॉमन है, इसको आर किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कहीं कुछ है नहीं। ओके।